के दमदार ट्रेड और मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और निफ्टी थोड़ा पस्त हो गया वीरेंद्र जी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। बैंक निफ्टी से भी अभी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है जैसा कि आपने कहा था, लेकिन ब्रेथ डिटोरिएट हो गई, ये एक दिक्कत वाली। तो अभी फिलहाल 10 बजे का व्यू क्या बन रहा है? शायद देखिए, मैंने आपको 9:15 पे एग्जैक्टली कहा था 13 पे कि ये प्राइस दिखाई दे, है ना, 886, क्योंकि कल हम लॉन्ग लेके गए थे, ये आपको बुक करना है। ये कॉल राइटर्स का जोन है और 886 डे हाई है शेयर सीएनबीसी आवास का जो RS1 था। अब आप वेट कीजिए, आपको मैं सुबह भी ये कह रहा था कि तर्क संगत ट्रेड मिल रहे हैं बेस 1 पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त उड़ती हुई पतंग को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। राइजिंग इंडेक्स हमको नहीं खरीदना है, खरीदना दिमाग हमें लगाना है बेस 1 पे। अब देखिए हमारे बेस 1 की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है, बट मैं एक बात कह रहा हूँ श्रेया, स्टिल मैं स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर किसी सेक्टर की तरफ बहुत बड़े झुकाव की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। सिर्फ ये है कि क्रूड रिट्रेस हुआ है तो ONGC ऑयल चल रहे हैं, आपका डेड कैट बाउंस है IT में, तो ये दिस इज नॉट कॉल्ड स्ट्रेंथ। सो आपको देखना पड़ेगा जब ये बेस 1 आएगा, दैट 752 एंड 711, कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, क्या वो डिलीवर करने लायक है कि नहीं है। निफ्टी इटसेल्फ IT स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड पकड़ेंगे बेस 1 के आसपास। मैंने एग्जैक्टली कहा था 9:13 पे कि बुक कर लीजिए इस प्राइस पे। एंड सेम इज द केस निफ्टी बैंक शेयर। निफ्टी बैंक में हमें कहीं ना कहीं वो ग्रेविटी का और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल रखना होता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट। खुलते आज प्रॉफिट बुक करिए, RS1 मिल जाए तो सुभान अल्लाह, प्रॉफिट बुक करिए। वी आर टू फार फ्रॉम टेंडेमा, वी आर टू फ्रॉम फार फ्रॉम पुट राइटर जोन। एंड वो देखिए रेजिस्टेंस पहला था ये 772, या फिर जब प्राइस मिले बुक करिए। आज मेरा कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं था बैंक निफ्टी पे। कंस्ट्रक्टिव व्यू अब तब बनेगा जब या तो 61,200 मिल जाए और अच्छा हो, अगर 61 मिल जाए और भी अच्छा है अगर 10 डेमा मिल जाए, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कूलिंग ऑफ की ज़रूरत है। श्रेया, किसी भी चीज़ को मजबूत होने के लिए अपने 10 डेमा को छूना ज़रूरी होता है, और वो हो रहा है तो अच्छी बात है। फिलहाल ये व्यू हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं जब बेस 1 टच करता है तो कहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, उस अकॉर्डिंग फिर से अप्रोच ली जाएगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि बताया गया था वैसा ही होता हुआ नजर आया है बाजार में। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड्स में होगा क्या, तो आशीष बहिती जी और अमित सेठ जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं, वो पिक्स बताएंगे। निर्मल बांग के विकास सालुंखे जी और ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। मार्केट आउटलुक पर पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से बातचीत होगी। मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा के लिए JM फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद होंगे हमारे साथ। तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में विकास सालुंखे जी और सचिन जी, दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। बताइए विकास जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग श्रेया। देखो दोनों भी मेरे बाय साइड रहेंगे। पहला तो चेन्नई पेट्रो यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है, 920 के ऊपर फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। 942 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। 908 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो 908 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 942 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा IT से। इन्फोसिस मुझे स्ट्रांग लग रहा है अभी भी। यहाँ पे हमने देखा था कि कल के सेशन में थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस हो चुका था, लेकिन आज वापस वहां से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो इमीडिएट टारगेट 1470 के आसपास का टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1360 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 1360 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस को बाय किया जा सकता है 1470 के टारगेट के लिए। ओके, इन्फोसिस पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू है। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। Good morning, Virji. Good morning, Shreya. Good morning to all the panelists. Clearly, I think निफ्टी को अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड एक्शन हो सकती है। नीचे सपोर्ट 25,700 के आसपास है, बट रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 25,850 का अगर हर्डल क्रॉस हो जाता है तो एक शानदार रैली निफ्टी में भी नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस शानदार है। अगर ये डिक्लाइंस मिलते हैं तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट HDFC बैंक जिस तरीके से कंसोलिडेट हुआ है, मेरा ध्यान वहीं पर है। 920 के आसपास का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। जिस तरीके से अभी भी इसके 60 मिनट चार्ट्स का डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 945 970 जोन के लिए वेल पोजिशन है। तो यहाँ पर HDFC बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। आपको स्टॉप लॉस 917 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड
945 का सेकंड टारगेट होगा, अराउंड 970 का खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। एंड ऑन द शॉर्ट साइड थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस है डीएलएफ के काउंटर में। लगातार ये अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके ही घूम रहा है। सो 645 का हर्डल काफी स्ट्रांग है, काफी एविडेंट है। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा पोजीशन है, मुझे लग रहा है एक इंटरमीडिएट स्विंग बन सकता है 620 के आसपास। तो यहाँ पर डीएलएफ में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। 637 638 आइडियल जोन होगा जहां पर ये शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 642 पे लगाना है एंड ऑन द लोअर साइड 620 के आसपास अपनी पोजीशन कवर करनी है। ठीक है, एचडीएफसी खरीदारी की राय और डीएलएफ में बिकवाली की राय, दो ट्रेड्स हो गए हैं सचिन जी की। अब आशीष बेती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, अभी के दो ट्रेड्स क्या होंगे आपके? अच्छा जी, पहला जो रहेगा भारत फोर्ज पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे पोजीशन में जा सकती है, जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना चाहिए 1760 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1830 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में चल रहा है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। हमें लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में छोटे बैंक्स में एक मोमेंटम अच्छा बन रहा है, तो यहाँ इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 85 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 87 तक के इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे ख्याल से कॉल्स में दूसरी बार अपीयर होता हुआ ये। अमित जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वीरेंद्र जी, पहला रहेगा डीवीज लैब। डीवीज लैब अगर आप देखें तो इसने सारे अपने की मूविंग एवरेजेस रिकवर किए हैं और एक राउंडिंग बॉटम बना के 200 डेमा के ऊपर आ रहा है, तो इससे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 6250 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6420 के। दूसरा ट्रेड थोड़ा सा कंट्रेरियन है। आईटीसी का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी गिरावट जरूर है आज के सत्र में आईटीसी में, लेकिन जिस हिसाब से इसने एक बेस बनाया है 320 के आसपास और 10 और 20 डेमा रिगेन हुआ है, स्ट्रक्चर देखिए ऐसे लग रहा है कि ये अपने 50 डेमा की तरफ हेडेड है, जो कि लगभग 347 के आसपास है। लेकिन टू बिगिन विद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 326 का और टारगेट्स रहेंगे 342 के। ओके, आईटीसी 331 पे आपका बाय कॉल। रिवर्सल आईटीसी में जो कल था वो अभी भी आप उसको चेस करने की वकालत करते हुए। चलिए, इस बीच अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और अब चलते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पे। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ चुके हैं अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पेपरसरिका के। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पिछली गुफ्तगू और इस गुफ्तगू की जब हम गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रखा है पूरे बाजार का विश्व ने एआई पर। और ये प्राइस डैमेज ऐसा नहीं कि इस बार हमारे यहाँ हो रहा है, ये यूएस में भी हो रहा है, नैस्डैक भी कोलैप्स हुआ। सारी चर्चा का विषय हुआ है वो एआई का एंथ्रोपिक टूल, रोज़ बरोज़ नए आते हुए एआई ऑटोमेशन टूल। आईटी में मैं सुबह, डॉक्टर साहब वो ग्राफिक्स दिखाइएगा, जिस प्रकार की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग टारगेट कर रही है भाई जी निफ्टी आईटी को, मेरे ख्याल से मात्र इस 2 महीने में अब तक करीब 0.75 ट्रिलियन, एक 15 दिन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए, बीते सवा साल में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस की। अभी क्या निफ्टी आईटी में एक रीजनेबल बॉटम नजदीक है या फिर अभी भी काफी दूर है? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। आई थिंक इस सेक्टर पे हमारी काफी चर्चा हो चुकी है पहले भी। तो वीरेंद्र, मुझे लगता है एक फंडामेंटली वीक सेक्टर है। एआई का जो अनाउंसमेंट्स आए वो एक्सपेक्टेड थे, तो आई थिंक इन कंपनीज को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और फ्रैंकली कैपेबिलिटी है मेहनत करके और रीस्ट्रक्चर करके वापस कॉम्पिटिटिव बनने की, इनकी कैपेबिलिटी है। पर उसके लिए थोड़ा बिजनेस अपना कैनिबलाइज करना पड़ेगा और वो कौन कर पाएगा, पहले कितना कर पाएगा वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है टेक्निकली अगर ओवरसोल्ड है तो शायद उसमें थोड़ा बाउंस आए, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, ऑब्वियसली वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि अभी भी वीकनेस है बिजनेसेस में। मैं होप करता हूं कि ये कंपनीज अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर कर पाए, वापस कॉम्पिटिटिव बने, तो जो इंडिया बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं हमारे जैसे, हमें अपॉर्चुनिटी मिले उनमें इन्वेस्ट करने की। पर मेरी व्यू ये है कि फंडामेंटली अभी भी वीकनेस है बिजनेस में। जो अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स आएंगी उसमें प्रेशर दिखेगा। कल जैसे टीसीएस के चेयरमैन ने कहा कि ये सिस्टम इंटीग्रेशन का बिजनेस है, पर अगर सिस्टम इंटीग्रेशन का बिजनेस है तो 20% के ऊपर का मार्जिन सस्टेन करना पाना इम्पॉसिबल रहेगा। तो मुझे लगता है वो मार्जिन भी
18-15% की तरफ आएंगे। और अगर ऐसा होगा तो वैल्यूएशन जो हैं वो आपको डीग्रोथ दिखेगा ईपीएस में। तो पी मल्टीपल जो अभी कम लग रहा है वो भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है किसी भी इन्वेस्टर को। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, पर एक क्वार्टर वेट करें, देखें ये कंपनीज क्या कर रही हैं एआई पे। तो मेरे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट एंड वॉच रखें तो बेटर रहेगा, रादर देन प्लेइंग फॉर बाउंस बैक्स। अभी कॉशियस व्यू है अभय जी आपका। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन क्योंकि सर आईटी और एआई एक बर्निंग टॉपिक है, तो इसी पर मेरा दूसरा सवाल ये कि प्रोमिनेंट वॉइसेस जब कहते हैं विनोद खोसला जैसे वॉइसेस कि 2030 तक मतलब 4 साल में आईटी सर्विस बीपीओ इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी मतलब मैं आपसे टेक समझना चाहती हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स के मन में अब डर है कि आईटी सर्विसेज ही खत्म हो जाएगा, सेक्टर ही नहीं रहेगा, स्पेस ही नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, आई थिंक उनकी बात भी ठीक है, पर अपॉर्चुनिटी रहेगी ये भी ठीक है। आई डोंट थिंक इसका श्रेया कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर है कि कोई रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा, हमारी कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल रीइन्वेंट करना पड़ेगा। अगर वो दो रास्ते पे जा सकते हैं, या तो सिस्टम इंटीग्रेटर बन जाए जैसे कल टीसीएस ने कहा, या फिर वो एआई को अडॉप्ट करे एज अ न्यू टेक्नोलॉजी और पुराना जो कोडिंग का मॉडल है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, उसको एकदम ही खत्म करके एआई बेस्ड सॉल्यूशंस क्रिएट करें, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर एज इट इज जैसा बिजनेस चल रहा है उनका क्वार्टर बाई क्वार्टर, जहाँ पे हम एक मीट्रिक देखते हैं, सब एनालिस्ट मीट्रिक देखते हैं, कितने लोग बढ़े कितने लोग घटे, बेंच कितनी यूज हुई, एफिशिएंसी रेशियो क्या है, ईबिट मार्जिन क्या है। आई थिंक वो खत्म हो जाएगा, वो मीट्रिक ही चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक 5 साल में हमारी कंपनीज को अपने जो कैश फ्लोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको बाई बैक डिविडेंड में यूज करने की बजाय एक अपना नया बिजनेस रीओरिएंट करने की जरूरत है। तो तभी सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो 2030 का खतरा तो काफी बड़ा है डेफिनेटली। अभय जी सोच रहे होंगे आज श्रेया की कहाँ फंस गया मैं। हाथ ही साथ श्रेया भी और वीरेंद्र दोनों भी, अगर आप देखें आईटी पे सवाल पूछ रहे हैं, है ना? अच्छा अभय जी, आपने सी प्लस प्लस सीखी थी क्या? सी प्लस प्लस नहीं, मेरे को कोई मौका नहीं मिला ऐसा सीखने का। मेरा मन तो था, पर फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग थी दलाल स्ट्रीट पे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। सी प्लस प्लस अपना भी ये हाल ही था। मेरे ना मेरे सेकंड सेमेस्टर में ना 2 चीज़ें थी, है ना? एक थी सी प्लस प्लस और एक था टैली, है ना? टैली याद होगा आपको, पहले बहुत ज़रूरी होता था, है ना? तो हमारी क्लास शुरू हुई तो हम 4 लड़के थे। 1 घंटे में हमने तय कर लिया कि जनाब ये सी प्लस प्लस हमारे लिए नहीं है। 1 घंटे में 1 घंटे में तय कर लिया कि सी प्लस प्लस नहीं, हम टैली सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ ऐसा हाल था सी प्लस प्लस का। अच्छा, अब आते हैं आईटी से बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया आईटी। अब चलते हैं सर कुछ और पॉकेट्स पे जो आपको कन्विक्शन दे रही है ना? जहाँ पे आपको कन्विक्शन है कि अगला क्वार्टर नंबर्स अच्छे रहेंगे, ग्रोथ प्रोजेक्शंस आपको अच्छे लग रहे हैं, और बाय द FY26 में वो पिक्चर शायद क्लोजर के वक्त और अच्छी होगी। FY27 की पिक्चर वो कंपनी और अच्छी प्रेजेंट करेंगी। 1-2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बताइए क्या है आपके? ये देखिए वीरू, जो हम देख पा रहे हैं अभी मार्केट में, वो एक अच्छी चीज ये हो रही है कि जो पूरा प्राइवेट बैंक्स का जो बास्केट था जिसने अंडर परफॉर्म किया, मुझे लगता है वो काफी अब लाइन पे आ रहा है। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का प्रॉब्लम था पिछले क्वार्टर में भी, जहाँ पे डिपॉजिट्स बहुत वीक थे, क्रेडिट डिमांड अच्छी थी, आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल लेंडर्स के लिए, जो लार्ज बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं। आई थिंक आरबीआई ने भी पूरी कोशिश करी है कि लिक्विडिटी सस्टेन की जाए मार्केट में। कोई लेंड करना चाहता है तो उसको पैसे की कमी ना हो। जो क्रेडिट डिमांड पिकअप हो रही है, और वो रियली पिकअप हो रही है इस समय, आई थिंक वो दिखेगा हमको और बेटर एंड बेटर प्राइवेट कैपेक्स में और कंजम्पशन डिमांड में भी। तो ये जो डिमांड है क्रेडिट की, आई थिंक ये जो डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे थे वो वापस बढ़ने चालू हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे अगले क्वार्टर में, उसमें लार्ज बैंक्स, मिड साइज बैंक्स, एनबीएफसीज, सबके नंबर्स और क्रेडिट क्वालिटी भी बेटर दिखेगी। तो मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर है जिसने काफी डिसअपॉइंट किया है पिछले 1.5-2 साल से, ये वापस रीरेट होगा, वापस ग्रोथ सेक्टर बनेगा। दूसरा एक पेरेनियल फेवरेट है, वो है फार्मा। मुझे लगता है यूएस में भी जो इंपोर्ट्स की डिमांड है, डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम चाइना प्लस फोकसिंग ऑन लोअर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स, तो वो फार्मा
की डिमांड को काफ़ी ड्राइव करेगा, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसको हम सीडीएमओ में भी गिनते हैं। तो ये अभी भी हमारे जो सेक्टर है, ये बहुत ही छोटा सेक्टर है बाय एनी ग्लोबल स्टैंडर्ड। सो आई थिंक ये यहाँ से 5-10 गुना बढ़ सकता है अगले 10 साल में वीरेंद्र। तो आई थिंक ये जो सेक्टर है फार्मा, ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरा जो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आएगी, वो वापस हमारे जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनको मार्केट एक ईएमएस कह के क्लब कर देता है, पर ईएमएस में भी काफ़ी अलग-अलग तरह की कंपनी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, सेमीकंडक्टर अलग है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। तो उसमें भी कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म, जिन्होंने पिछले क्वार्टर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और मुझे लगता है वही सस्टेन करेंगे आउट परफॉर्मेंस अपना। और चौथा सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा इमर्ज हो रहा है एक्सपोर्ट की नज़रिए से, वो है ऑटो कंपोनेंट्स का। ऑटो एंसिलरी नहीं, मैं ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्जिंग बनाते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 4-5 साल में, और अब उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। आप इनके नंबर्स में देखेंगे, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, बेटर देन एक्सपेक्टेड, और मुझे लगता है वो वापस सस्टेन होगा। तो ये 4 सेक्टर हैं, मैं काफ़ी होपफुल हैं कि ये नेक्स्ट क्वार्टर में डेफिनिटली आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, फाइनेंशियल्स, फार्मा, ईएमएस और साथ ही ऑटो कंपोनेंट्स। लेकिन अभी जी, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया, ईएमएस को हम क्लब कर देते हैं और आपने इसकी सब कैटेगरीज बताई, तो हम अक्सर ज़्यादातर 4-5 स्टॉक्स पर ही बात करते हैं। अब आपने इतनी सारी कैटेगरीज बताई, तो उन सब में भी आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और थोड़ा उस नज़रिए से स्टॉक भी बता पाए तो। जी देखिए, मैं स्टॉक्स का नाम लूँगा, मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हैं कुछ स्टॉक्स, तो वो पब्लिक डोमेन में भी होता है हमारा, तो पर मेरा रिकमेंडेशन नहीं है किसी को खरीदने के लिए। पर इसमें आप देखें तो कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में जो एक बड़ा सेक्टर बन रहा है, ऑलरेडी बनेगा, उसमें लीडरशिप ली है। सिरमा एसजीएस है उसमें, जिसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। एक केन्स है, केन्स का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा बिहाइंड द कर्व है, इसलिए स्टॉक अंडर प्रेशर रहता है, और मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तीसरा जो है वो है एम्बर, जिसने अभी पीसीबी में बड़ी प्रेजेंस क्रिएट करी है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी उनका प्रेजेंस है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। सो आई थिंक ये जो 3 कंपनीज़ हैं, अलग-अलग सेगमेंट्स में प्ले कर रही हैं, पर काफ़ी सारे ग्रोथ सेगमेंट में हैं। जो चौथा एक नाम हम लेते हैं डिक्सन, डिक्सन के थोड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो मार्केट है, मोबाइल मार्केट, वो थोड़ा स्लो डाउन में है अभी, तो इसके लिए आई थिंक उसके यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी ईएमएस सेगमेंट पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं 4 ये स्टॉक्स देखूँ इसमें ईएमएस में, तो मुझे लगता है कि 3 जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में है इस समय, श्रेया। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया भी अपने खुल के शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप शामिल रहे, सभी मुद्दों पर बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हैव अ नाइस डे सर अभय जी। चलिए अभी काम करते हैं, राहुल शर्मा, डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। अभी भी वो स्ट्रगल जारी है और निफ्टी बैंक अभी भी डोमिनेट कर रहा है, हालांकि इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट इंडस्ट्रीज पे मोर और लेस आपका टेक, ये जो अंतिम फेज है एक्सपायरी सीरीज का, वो किस तरफ जा रहा है, स्पेशली इस बात को देखते हुए कि अब हम थोड़ा सा फॉर्चुनेट हैं इन टर्म्स ऑफ एफआईज मनी, कैश, इंडेक्स प्लेसमेंट, पुट शॉर्टिंग, आपका टेक क्या है? जी देखिए, लास्ट आपके शो पे जब हम आए थे तो निफ्टी में बाउंस बैक का व्यू था, और पिछले 3 सेशन में निफ्टी में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। अब वापस निफ्टी जैसे मार्केट का मूड रहा है पिछले काफी हफ्तों से, कि 2-3 दिन की चाल के बाद हमने देखा कि लगातार चॉपी होता जा रहा है मार्केट, तो आज के सेशन में भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बट हमारा ये मानना है कि ओवरऑल थोड़ा जूम आउट करके अगर चीजों को देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। जो बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट था आईटी स्पेस का, उसको मार्केट ने पचा लिया है। इनफैक्ट 2 राउंड में सेलिंग आई थी आईटी स्पेस में, और दोनों बार निफ्टी ने एक तरह से हाई और हायर लो बनाया है। तो हमें लग रहा है कि बड़े इवेंट्स हमारे पीछे हैं। ओवरऑल जो नेगेटिव्स थे वो प्राइस्ड इन है, रिजल्ट्स हो चुके हैं। तो इंक्रीमेंटली हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप मार्केट है, और स्लोली ग्रेजुअली हमें निफ्टी चलता हुआ दिखाई देगा। तो सपोर्ट लेवल्स निफ्टी में है 25,700 के, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, और 25,700 25,650 की रेंज में बाय ऑन डिप की रणनीति रखे निफ्टी में। 25,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ मूव में तकरीबन 26,200 तक के टारगेट्स निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। पोजिशनल व्यू है, आज या कल का व्यू नहीं है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति निफ्टी में रखें।
और आई थिंक कंपेरेटिव बेसिस में बैंक निफ्टी मार्केट को लीड कर रहा है। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट बहुत जल्द हमें जो ट्रेड डील वाला हाई था वो निकलता हुआ दिख सकता है। तो एक तरह से अगर कंपेरेटिव बेसिस में हम देखें तो बैंक निफ्टी को तकरीबन 61,000 के आसपास बिप्स पर खरीदारी करने को देखे, 60,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है तकरीबन 62,500 तक के टारगेट्स आपको अगले 8 से 10 सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो कंपेरेटिव बेसिस में दोनों इंडाइसेस में व्यू पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा मजबूत है और इसी मजबूती के कारण हमें लगता है कि ओवरऑल सूनर देन लेटर जो ट्रेड डील का हाई था बैंक निफ्टी में पहले निकलता हुआ दिख सकता है। ओके, तो निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति, बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको। तो ये तो इंडिसेस पे बात हो गई। राहुल जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इस वीक मतलब इनफैक्ट थर्सडे का सेशन है आज और कल फ्राइडे का आखिरी सेशन होगा, तो देखें तो कौन सा स्टॉक ज्यादा आपको दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पर? ये देखिए पीएसयू बैंक्स में फोकस है। पीएसयू बैंक्स का सेटअप सबसे ज्यादा मजबूत है और उसमें पीएनबी का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। पिछले 2-3 सेशन में अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। कल के सेशन में टेक्निकल ब्रेकआउट हमने देखा 125 के ऊपर और अब हमें लगता है कि स्टॉक तैयार है तकरीबन 140 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो पोजिशनल व्यू से पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को बाय कीजिए। 127 के आसपास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 122 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है कि 140 तक के टारगेट्स आपको मंथ एंड तक देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक और स्टॉक है जो बैंकिंग क्षेत्र से अच्छा लग रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पिछले कल और आज के सत्र में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट टेक्निकली यहाँ पर देखने को मिला है और हमें लगता है कि 86 के ऊपर अगर ये सेकंड अटेम्प्ट करता है आज या कल के सेशन में तो इसे बाय कीजिए। बाय अबव 86 की स्ट्रेटेजी रहेगी और हमें लगता है तकरीबन 94 रुपीस तक के टारगेट्स आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर 86 क्रॉस होता है तो 84 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और पीएनबी जो है वो यहाँ इन्हीं लेवल्स पर बाय किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्ट्रेंथ है, पीएनबी में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन राहुल जी आज फार्मा में भी हम हेल्थ केयर और फार्मा देखें तो वहाँ पे सिलेक्टिव बाइंग नजर आ रही है। इस स्पेस में कोई ऐसा काउंटर जो आपको काफी अच्छा लगता हो? जी हाँ, बिल्कुल। फार्मा में पिछले 2-3 सेशन में अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिला है। निफ्टी में थोड़ा सा पॉज जरूर लगा है लेकिन फार्मा के सेटअप्स अभी भी मजबूत है। सबसे अच्छा सेटअप हमें डॉक्टर रेड्डीज का दिखाई देता है। डॉक्टर रेड्डीज में पिछले 4-5 सेशन में अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेट करके स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट देने को है और जो मल्टी वीक कंसोलिडेशन था स्टॉक में, मल्टी वीक इनफैक्ट जो करेक्शन था स्टॉक में वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि स्टॉक तैयार है। आपको शायद महीने भर में तकरीबन ये 1400 रुपए तक का भी लेवल डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल सकता है। तो कंपेरेटिव बेसिस में डॉक्टर रेड्डीज का सेटअप हमें सबसे अच्छा लगता है और अगर मोमेंटम देखना है तो आई थिंक डीवी स्लैब्स की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। 63.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 60-80 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है कि क्विक सक्सेशन में आपको 100 रुपए तक की अपसाइड डीवी स्लैब्स में देखने को मिल सकती है। ओके, डिविस लैब भी अच्छा लग रहा है, डॉक्टर रेड्डीज, ये दो काउंटर्स रखे फोकस में। अच्छा, क्योंकि हम इसी स्पेस की चर्चा कर रहे हैं, सचिन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, ऑरो फार्मा का चार्ट देखेंगे आप, 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। क्या चेज करना चाहिए क्योंकि काफी सारे स्टॉक ने इंट्राडे में अभी तक बढ़त गवाई है अपनी? श्रेया, यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड ही रहा है। ब्रॉडेस्ट लेवल्स भी देखे तो 1100 से लेके 1240 इसी पर्टिकुलर रेंज में इसने ऑस्किलेट किया है एंड आज का भी जो प्राइस एक्शन है वो आई थिंक प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज के अंदर कंसील्ड है। तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है ज्यादा स्कोप नहीं है, बट इन केस अगर ऊपर के साइड में 1195 का लेवल निकल जाता है तो आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो सकता है। सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिस्क ऑन ट्रेड होगा। अगर आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं तो लगभग अराउंड 1170 के आसपास ही लगाए एंड पोजीशंस को 1195 के ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करें। ओके, फिलहाल ये व्यू हो गया और बिंदु फार्मा पर थोड़ा भी रिस्की नजर आ रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक साथ ही इंडिसेस पे अपनी राय रखने के लिए। सचिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए अब एक वक्त है छोटा सा ट्रांजिशन का और ट्रांजिशन के उस पार मैं और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।